अच्छा, जो पीरियड 3 का हमारे पास लास्ट ट्रेंड है, दैट इज ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस पीरियड 3। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिटेल में ही हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड, चाहे कोई भी पीरियड हो, पीरियड 2 हो, पीरियड 3 हो, पीरियड 4 हो, अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती है, जनरल ट्रेंड क्या है, वो इंक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस। रीजन क्या होता है इसका? बिकॉज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। शील्डिंग इफेक्ट stays same as number of shells stays same, जिसकी वजह से more energy is required to remove an electron. So first ionization energies across the period increases. ठीक है, तो if we talk about sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। लेकिन फिर हमने ये देखा था कि मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में एक डिप आता है, और फिर फास्फोरस से सल्फर में एक डिप आता है, और उसका रीजन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन एल्यूमिनियम द इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इज इन 3p इंस्टेड ऑफ 3s। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s1, वो 3s1 से रिमूव करवाना है। मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो 3s2 से रिमूव करवाना होता है। तो 3s1 का इलेक्ट्रॉन और 3s2 का इलेक्ट्रॉन तो सेम शील्डिंग एक्सपीरियंस करता है। पीछे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम है ना, सोडियम में भी और मैग्नीशियम में भी। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So the outermost electron of aluminium experiences slightly greater shielding. सही है? Outermost electron of aluminium या फिर electron to be removed from aluminium. Electron to be removed from aluminium experiences greater shielding, क्योंकि उसके पीछे जो सब शेल्स हैं वो ज्यादा हैं, ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं शील्ड करने के लिए। Hence lesser energy is required to remove an electron. ठीक है भाई, याद आ गया। फिर एल्यूमिनियम के बाद वी हैव फास्फोरस, सॉरी सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन। आर्गन को हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीजन बात हो गई थी कि हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे सही से। सिलिकॉन का जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो खत्म हो रही है 3p2 पे। फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है वो 3p3 पे खत्म हो रही है। सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है वो 3p4 पे खत्म होती है। सिमिलरली क्लोरीन की 3p5 पे खत्म होगी और आर्गन की जो है वो 3p6 पे खत्म होती है। सल्फर और फास्फोरस में प्रॉब्लम यह है कि जो फास्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट सबशेल है दैट इज 3p3, तो 3p3 में हमारे पास all orbitals have unpaired electrons, whereas in sulfur its electronic configuration ends at 3p4, so there is one paired electrons in phosphorus. देखो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऐड होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी सबशेल में, तो एक हमारे पास हंट्स रूल था, उसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स और ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद फिर हम पेयरिंग करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऐड हुआ है वो निकलेगा सबसे पहले। तो सल्फर में 3p(x) में एक इलेक्ट्रॉन डाला, 3p(y) में डाला, 3p(z) में डाला, फिर हम 3p(x) में एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमने लास्ट में डाला है उसको निकालना है, तो वो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्जन होती है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, तो इसको हम स्पिन पेयर रिपल्जन कहते हैं। तो इन sulfur there is a spin pair of repulsion due to paired electrons, so it is easier to remove an electron. ठीक है, रीजंस वगैरह ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखे हुए, वहीं से याद करना, या फिर हम इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से कि इन फास्फोरस देयर इज अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हाफ फिल्ड होती है, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, और सल्फर में हाफ फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। क्लियर है ये बात? तो ये तो था पुराना काम, और फिर इसका जो ट्रेंड बना हुआ होता है वो ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड, जिसमें सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की है, और एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर में एक डिप आ रहा है, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। चले अब आगे बढ़े। तो सवाल है यहाँ तक लास्ट क्लास से, या फिलहाल जो अभी तक हमने पढ़ा? अच्छा देखो, अब जो है ना थोड़ा सा अजीब सा काम स्टार्ट हो रहा है हमारा periodicity में ना, मतलब अजीब सा इसलिए कि क्योंकि इसमें ना कुछ रट्टे मारने हैं ज्यादा। ठीक है, समझने वाला काम अभी कम है और ना याद करने वाला काम ज्यादा है। तो ये अब आप लोग या तो कोई कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ साथ में, कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ याद करने वाली वो अभी हाईलाइट कर लो या लिख लो उनको अपने पास। अब पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजुअली जो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो सामने रिएक्शन है इसमें सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, and we know that sodium is a very reactive metal, it burns in oxygen to produce sodium oxide। तो जब वो बर्न होता है या जलता है तो उसका जो बर्निंग के वक्त फ्लेम कलर है वो फ्लेम कलर आपको याद करना होगा। इस तरह की चीजें जो ना आपको अब रट्टा लगानी है, इन शॉर्ट याद करके रखनी है। ट्रेंड्स हमने समझ लिए हैं। अब ये जो याद करने वाला काम है ना, ये अब आपने एक काम ये करना है कि जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर खत्म करोगे तो जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक जगह पे एक पेपर पे सारे लिख लेना। इसी तरह जब पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सारे रिएक्शंस जो है ना वो आपके पास एक जगह पे
प्रॉपरली लिखे हुए होंगे, तो आप बार बार सिर्फ उस पेपर को रिवाइज कर लेना, वो याद हो जाएंगे। और फिर जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो फिर ये सारे रिएक्शंस जो है ना, आप अपने सामने रख के क्वेश्चंस करना, ताकि जैसे आते हैं आप बेशक खुद ही याद हो जाते हैं। अच्छा, पीरियड 3 के एलिमेंट्स में अब्दुल्ला ये इनऑर्गेनिक की क्लास है और प्योरिडिसिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, पीरियड 3 में जो पहला एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज सोडियम। अच्छा, सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है हमारा, सोडियम रिएक्ट्स vigorously when heated and placed in a gas jar of oxygen। मतलब सोडियम इतना रिएक्टिव है, तो उसको हम हीट ना भी करें ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ अगर प्योर सोडियम है तो वो रिएक्ट कर जाता है। आप थोड़ा सा भी हीट करोगे वो फौरन रिएक्ट करेगा। तो सोडियम रिएक्ट्स vigorously when heated and placed in a gas jar of oxygen। The sodium burns with a bright yellow flame। अब जो सोडियम बर्न हो रहा है ना, उसका जो फ्लेम कलर बन रहा है वो येलो कलर का है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि वो येलो फ्लेम। अच्छा, द मेन प्रोडक्ट व्हेन सोडियम बर्न्स इज लिमिटेड इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अ व्हाइट सॉलिड सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन इक्वेशन आप बहुत आसानी से बना सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगी, और जो सोडियम ऑक्साइड बनेगी वो भी सॉलिड फॉर्म में होगी। आयनिक कंपाउंड है ना, तो रूम टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सोडियम ऑक्साइड का जो कलर है वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट सॉलिड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन को हम विगरस रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अब कहीं पूछना हो ना कुछ तो रोक लेना, माइक खोल के बोल देना कुछ। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विगरसली व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेटल है। जब पीरियड अक्रॉस द पीरियड हम बात कर रहे हैं ना, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, ठीक है। और जब ये दोनों अब हीट करते हो ऑक्सीजन के साथ तो दे आल्सो बर्न इन ऑक्सीजन, और उनका जो फ्लेम कलर है वो ब्राइट वाइट कलर का है। मतलब वाइट या ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं। सोडियम येलो फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है। और जो इनकी ऑक्साइड्स बनेंगी ये भी व्हाइट कलर की हैं। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम मेटल अगर एयर में रखा हुआ है आपके पास पुराना, तो एल्यूमिनियम का प्रॉब्लम यह है कि एल्यूमिनियम जो है वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं होता ऑक्सीजन के साथ या एसिड्स के साथ या वाटर के साथ। उसका रीजन उसकी रिएक्टिविटी नहीं है। एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है जो कि रिएक्ट करना चाहिए ऑक्सीजन के साथ इजिली, लेकिन एल्यूमिनियम हमें पता है कोरोड नहीं करता, कोरोजन नहीं होती एल्यूमिनियम की। तो उसका रीजन क्या है कि जो एल्यूमिनियम मेटल है, हर मेटल के सरफेस पे अगर वो एयर में रखा हुआ है तो हर मेटल के सरफेस पे जो सरफेस के एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। वही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होती है, इट इज नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब कि जो सरफेस के एल्यूमिनियम एटम्स हैं वो एक बार अगर रिएक्ट हो गए तो इट डज नॉट अलाउ फर्दर ऑक्सीजन और वाटर और एनी एसिड, तो कुछ भी इसमें से पास नहीं होने देता वो, जिसकी वजह से जो अंदर के एल्यूमिनियम एटम्स हैं वो फिर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है वो कोरोजन प्रोटेक्टेड होता है, कोरोड नहीं करता। तो उसका रीजन क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। अब अगर आपने एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाना है तो दो काम कर सकते हो, या तो उसकी सरफेस पे से ऑक्साइड लेयर को हटा दो सैंड पेपर से रब करके, या फिर बेस्ट काम ये होता है कि हम ना एल्यूमिनियम मेटल को क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में ले लें। तो जो पाउडर्ड एल्यूमिनियम है वो इजिली रिएक्ट कर जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड एल्यूमिनियम जो एयर में बहुत पहले का रखा हुआ है। सिमिलरली जो हमारे पास पीरियड 3 में जो फोर्थ एलिमेंट है डेट इज सिलिकॉन। अब सिलिकॉन, अब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तो मेटल्स थे, अब ये जो सिलिकॉन है ये नॉन मेटल है। अब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सिलिकॉन को हीट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाता है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड।
जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं और जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। अब ये हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है, जाइंट कोवलेंट है, ठीक है। और सिलिका की हमने स्ट्रक्चर भी देखा है बना के स्टेट्स ऑफ मैटर में। सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जाइंट कोवलेंट है, इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन का लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे डायमंड होता है ना, वैसे सिलिका भी होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप है इसका। टेट्राहेड्रल शेप होने का क्या मतलब है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्रीज के हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में। वैसे तो ये हमें बनाना इस तरह से चाहिए, वेज और डॉटेड करके, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में हम लोग वेज और डॉटेड बनाते हैं ना। लेकिन इस तरह से अगर मैं बनाने बैठूंगा ना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर सिंपली हम इस तरह से शो कर देते हैं। और अक्सर वो कहते हैं शो द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, तो आप जो है इस तरह से बना सकते हो। अगर लेकिन अगर वो टेट्राहेड्रल शेप कहेगा बनाने के लिए तो फिर आप वेज और डॉटेड भी बनाओगे साथ में। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े। इसी तरह देन वी हैव फास्फोरस। फास्फोरस आल्सो रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन। अच्छा, फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस ऑक्साइड बनेगी, जिसका फॉर्मूला होता है P4O10, ठीक है। अब P4O10 हमारे पास कहलाती है फास्फोरस 5 ऑक्साइड। ये भी सॉलिड फॉर्म में बनती है, और जब ये जलती है ऑक्सीजन के साथ तो उसका जो फ्लेम कलर है वो भी व्हाइट कलर का आता है, या येलोइश व्हाइट आता है, येलो शेड भी आता है, व्हाइट शेड भी आता है। और जो फास्फोरस ऑक्साइड बनेगी वो भी सॉलिड फॉर्म में बनेगी। अच्छा, जो फास्फोरस ऑक्साइड है इसको हम फास्फोरस 5 ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी कहते हैं। 5 को मतलब पेंटा भी कहते हैं। और इसको क्यों कहते हैं फास्फोरस 5 ऑक्साइड? क्योंकि इसमें अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट वर्कआउट करो तो वो 5 आए। रिडॉक्स में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी है, तो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल के देख लो। फास्फोरस की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अज्यूम कर लूं यहाँ पे, तो 4 × x और ऑक्सीजन है 10 -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x - 20 इज इक्वल टू 0। 20 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फास्फोरस 5 ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के नाम से भी ये पास पेपर्स में आपको मिलेगा, तो ये भी याद रखना। क्लियर है? अच्छा, सल्फर, फास्फोरस के बाद सल्फर आता है। सल्फर पाउडर वंस इग्नाइटेड बर्न्स जेंटली विद अ ब्लू फ्लेम। देखो इसका बड़ा क्वेश्चन आता है क्योंकि इसका कलर बड़ा यूनिक है। सल्फर को सॉलिड फॉर्म में अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जो फ्लेम कलर दिखेगा वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक गैस है, ये भी याद रखना। टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो कलर है दैट इज कलरलेस। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का इटसेल्फ कोई कलर नहीं होता, और जो जब वो बर्न हो रहा है ना सल्फर ऑक्सीजन के साथ, तो फ्लेम का कलर ब्लू है। सल्फर, अक्सर बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड का कलर ब्लू लिख देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते रहे। बस ये ऐसे ही मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज्यादातर पार्ट जो है ना इसका इस तरह के रिएक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं प्रॉपर्ली। ये चैप्टर एक तरह से आसान भी है, न्यूमेरिकल्स इसमें बस ज्यादा से ज्यादा मोल्स का क्वेश्चन बनना है, बाकी जो है वो थ्योरी अगर आपको याद है तो आपको मार्क्स मिलते जाएंगे इसमें। ये इस तरह का भी कलर है ब्लू उसका जब वो जलता है। अच्छा, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको हमने ओ लेवल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था। अगर याद हो तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बात ये याद रखना। और इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज हो सकता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक है, इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड है, ठीक है। ये हम आगे दोबारा से नाइट्रोजन एंड सल्फर में भी पढ़ेंगे। दिस इज वेनेडियम 5 ऑक्साइड, V2O5, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं इसको।
अच्छा, दूसरी बात, आगे सल्फर के आगे पे क्लोरीन और आर्गन है, क्लोरीन एंड आर्गन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये बात लिख लेना अपने पास है, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड P4O10, ये दोनों जो है ना वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। जो ओ लेवल में पढ़ते थे ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये भी बात याद रखना। इनके जब ये पानी में डिजोल्व होती हैं तो ये एसिड बनाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में जब डिसॉल्व होता है ना तो ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो ये बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। अच्छा, इसमें सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसको निकालनी पड़ेगी। देखो, सल्फ्यूरस एसिड में 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज -2, तो -2 +6 ये हो गया -4, तो ये आ जाएगा +4। और सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या कहते हैं 4 × -2 हो जाएगा = 0। सल्फर इज X एंड हाइड्रोजन इज 2, तो -2 -8 हो जाएगा -6 और X वहां जाके +6, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। ये अक्सर क्वेश्चन में रिडॉक्स का पार्ट डाल देता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, इसी वजह से ना सल्फ्यूरस एसिड का एक और नाम होता है, सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग सल्फ्यूरिक 4 एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको फिर हम सल्फ्यूरिक 6 एसिड भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से सल्फर की। तो ये भी देखेगा आपको जगह जगह पे। अच्छा, एक चीज और, नीचे ना इसके एक टेबल दिया हुआ है, उसको जैसे ऑक्साइड्स वाला तो अभी हमने देख लिया। जैसे ये टेबल है ना, इसमें सोडियम ऑक्साइड जब सोडियम ऑक्सीजन में जल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स की तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है। सोडियम ग्रुप 1 का है तो +1, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो +2, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है तो +3। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन +5, फास्फोरस P4O10 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर डाइऑक्साइड में +6 है। देखो, क्लोरीन ऑक्साइड क्लोरीन ऑक्सीजन में जलती है लेकिन बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर किसी और रूट के थ्रू अगर आपने क्लोरीन ऑक्साइड बनाई भी है तो क्लोरीन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Cl2O7। ठीक है, तो उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7, और आर्गन ने तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना ना, वो तो इनर्ट है। क्लोरीन भी बहुत मुश्किल से रिएक्ट करती है। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन मैंने बताए ना P4O10 वाटर में, अब जो ऑक्साइड की बन गई है, फास्फोरस 5 ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके फास्फोरिक 5 एसिड H3PO4 बनाता है। अब इसको फास्फोरिक एसिड हम लोग कहते आए ना, लेकिन फास्फोरिक 5 एसिड इसलिए कह रहा है क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +5 है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक 4 एसिड भी कह रहे हैं, फॉर द वेरी सेम रीजन, बिकॉज सल्फर हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 इन इट। और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक 6 एसिड भी इसको कहते हैं, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है इसमें। सही है।
अच्छा, क्लोरीन के बारे में बस ये याद रखना कि मुश्किल से होती है। क्लोरीन की डिफरेंट ऑक्साइड्स भी बनती हैं। Cl2O7 के अलावा भी क्लोरीन की ऑक्साइड्स होती हैं, जिसमें क्लोरीन के चार्ज +5 भी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है। ये देखो यहाँ नीचे लिखी हुई है, क्लोरीन हैज अदर ऑक्साइड्स सच एज Cl2O ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड Cl2O5 विद एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 और Cl2O7 विद एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। और आर्गन ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। इसी तरह इनकी ऑक्साइड्स की नेचर, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना दोबारा। सोडियम ऑक्साइड इज अ जाइंट आयनिक लैटिस, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ जाइंट आयनिक लैटिस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ जाइंट आयनिक लैटिस। तो इन तीनों मेटल ऑक्साइड्स में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि इसमें जो चार्जेस इन्वॉल्व हैं वो हायर चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। मैग्नीशियम में +2 -2 है और सोडियम में +1 और -2 है। सिलिका के बारे में हमारी बात हो गई। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो मैक्रोमोलेक्यूल है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर फास्फोरस ऑक्साइड हो गई P4O10, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे पे सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन की भी अगर कोई ऑक्साइड लेनी है Cl2O7, दीज आर ऑल सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स जिनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ये सारी जो है ना ऑक्साइड्स का टेबल ना, ये यहाँ पे समराइज हुआ हुआ है। काफी आगे जहाँ पे हमने ऑक्साइड्स के रिएक्शन पढ़े ना, उससे काफी आगे ये टेबल सारी रिएक्शंस के बाद समराइज हुआ है। बीच में और भी रिएक्शंस है अभी पढ़ने वाले। तो सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक मींस दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स और दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मींस दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्केलीज, मतलब जो एज अ एसिड भी बिहेव करेगी और एज अ अल्कली भी बिहेव करेगी। whereas non-metal oxide like sulfur dioxide, phosphorus oxide, sulfur, अच्छा ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये जहाँ पे ये SO2 लिखा है ना, ये बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये सारी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। सिलिका इज ऑल्सो नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर आपको याद हो, ओ लेवल में जब ब्लास्ट फर्नेस में आप कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका को रिएक्ट कराते थे तो कैल्शियम सिलिकेट सॉल्ट बनता था, मोल्टेन स्लैग जिसको कहते थे। क्यों? क्योंकि सिलिका जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है। तो ये सारी एसिडिक ऑक्साइड हैं। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सोडियम ऑक्साइड जाइंट आयनिक है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जाइंट आयनिक है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाइंट आयनिक है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और वेरी हाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चार्जेस ज्यादा बड़े हैं ना इसमें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड, ये अगेन टाइपिंग एरर है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये क्या है, दिस इज जाइंट कोवेलेंट। ठीक है, जाइंट आयनिक, जाइंट आयनिक, जाइंट कोवेलेंट। फास्फोरस ऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूलर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूलर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, बट ओनली इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन या लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सिलिका ना तो मोल्टेन स्टेट में करेगा ना सॉलिड स्टेट में करेगा, क्योंकि आयंस नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्डिंग के पास फ्री आयंस नहीं होते। अगर आप उसको मेल्ट भी कर दो तो आयंस तो नहीं आने वाले उसमें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है किसी भी स्टेट में। क्लियर? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने बॉन्डिंग में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर किसी भी एटम की इंक्रीज होती है। सही है। और इन ऑक्साइड्स को हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज ऑक्साइड्स दे बिहेव एज अ बेस बिकॉज दे एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं। सही है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड में जो ऑक्साइड आयन है वो बेसिकली क्या करता है, पानी में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड जो होती हैं दे आर वाटर सॉल्युबल टू प्रोड्यूस एल्केलीज। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालूंगा तो इट विल डिसॉल्व टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने ओ लेवल में बेसिस के बारे में पढ़ा होता है, कुछ बेसिस वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ इनसॉल्युबल होती हैं।
तो जितनी भी ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल टू प्रोड्यूस एल्केलीज। सही है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो बन रहा है ना इसमें, वो ऑक्साइड आयन की वजह से बन रहा है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जब पानी में डिसॉल्व होती हैं तो वो एसिड बनाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फ्यूरस एसिड बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका ये जो है वो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होती, इनसॉल्युबल बेसिस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है, आगे ग्रुप 2 में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना या सिलिका है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रही है, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड तो एक्वस होगा ना, तो उसमें तो पानी होगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रही है लेकिन एसिड में डिसॉल्व कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्लेन वाटर में डालोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब नीचे जाके बैठ जाएगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर एसिड में डालोगे, अल्कली में डालोगे तो वो रिएक्ट करेगा। सेम गोज फॉर सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप वाटर में डालोगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, नो रिएक्शन। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड को किसी अल्कली में डालोगे ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट बना लेगा सोडियम सिलिकेट। क्लियर है? देखो ये सारी चीजें ना याद रखनी है। अब ये हैंडआउट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जरा हैंडआउट को थोड़ा सा रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये सारी चीजें, इसको एक बार ध्यान से बैठ के पढ़ोगे और अपने नोट्स बना लेना। अब ये बार बार इतना बड़ा हैंडआउट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने नोट्स खुद बना कि मुझे ये इक्वेशन याद, वही नोट जो है वो याद करना, उस पर थोड़ा सा स्पेस रखना पेज पे, क्योंकि जब आप पास पेपर्स करोगे ना तो मार्किंग की में कुछ इक्वेशंस आपको इस तरह की गिवन होती हैं जो कि आपको उसने सिलेबस में या बुक्स में नहीं दी हुई है, लेकिन मार्किंग की में उसने कोई डिफरेंट इक्वेशन दी हुई होती है जो कि याद करना आसान हो जाती है। सेम रिएक्शन की इक्वेशन लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो अगर आपको वो इक्वेशन आसान लग रही हो तो आप अपने जो नोट्स बनाओगे उसमें जो है वाली इक्वेशन ऐड कर लेना, आपको आप वो याद कर लेना। इसीलिए इसके नोट जो है ना जब पास पेपर्स करोगे तो रिफाइंड हो जाएंगे, तो एक ही बार अपने नोट्स बनाना ताकि उसी में आप ऐड करते रहो चीजें और वही सारी पास पेपर से जो चीजें निकलती जाएंगी सीखते जाओगे। नहीं नहीं, वो नोट्स में ही ऐड कर देना, क्योंकि एट दी एंड आप फिर वो 40-50 एमसीक्यूज इस एक चैप्टर के दोबारा नहीं करने बैठोगे, तो सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, आपको याद आ जाएगा कि याला एमसीक्यू में याली इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, या ज्यादा में ज्यादा कोई एमसीक्यू बहुत मुश्किल लगा है, जैसे लेट से कोई ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का कोई एमसीक्यू है, या किसी ये जितने भी ऑक्साइड्स का भी हमने रिएक्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू है जो आपको लगता है कि याद नहीं रह रहा, समझ मुश्किल से आया था, तो बस रेफरेंस क्वेश्चन नंबर दे देना अपने पास लेक्चर में कि जब जहां पे मैंने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद ऑक्सीजन, जब भी मैं ये दोबारा से नोट से अपने रिकॉल करूंगा तो ये वाला क्वेश्चन भी जाके मैं रिवाइज कर लूंगा। तो एक ही बार पढ़ना है इनऑर्गेनिक और एक ही बार अपने नोट्स इस तरह के बनाना पास पेपर्स के साथ, कि दोबारा आपको फिर पास पेपर बार बार सारे ना करने पड़े इसके। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? आगे बढ़े। अच्छा, पीरियड 3 के एलिमेंट्स के फिर हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे। अब पीरियड क्लोरीन भी पीरियड 3 में ही आता है, तो क्लोरीन का क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन नहीं देखेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर तक तो हम देखेंगे। तो सोडियम मेटल को जब हम क्लोरीन गैस के साथ हीट करते हैं तो रिएक्शन होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कोई अननोन चीज नहीं है तुम्हारे लिए, सबको पता है क्या है, आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका व्हाइट कलर होता है अनलेस के कोई ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व ना हो। तो पीरियड 3 में तो कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना, तो पीरियड 3 में जितनी भी ऑक्साइड्स बन रही है मेटल ऑक्साइड वो सारी व्हाइट बन रही है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, वो भी व्हाइट होगा। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, Al2Cl6 बनाएगा। Al2Cl6 के पीछे जो कहानी थी वो हमने पढ़ ली थी, ये जो है आयनिक कंपाउंड नहीं है,
ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसके अंदर डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये भी हमने देखा हुआ है बॉन्डिंग के चैप्टर में, ऐसा ही है। सही है, तो ये भी याद रखना। इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी ऑक्साइड या क्लोराइड में से वो कह के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो, तो वो भी आपको निकालनी आनी चाहिए। चलें आगे बढ़ें। अच्छा, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सिलिकॉन फोर क्लोराइड SiCl4। फास्फोरस भी रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस फास्फोरस 5 क्लोराइड PCl5। सल्फर रिएक्ट करता है, 2 क्लोराइड बनाता है, सल्फर डाइक्लोराइड और H2Cl2। ठीक है, लेकिन आपको बस HCl2 याद होना चाहिए। और आर्गन, क्लोरीन क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन दिखाएंगे नहीं ना उसका, और आर्गन आपको पता है इनर्ट गैस है, इट डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन। ये बाद में आराम से सब लिख लेना। अच्छा, और जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके पास पेपर्स करेंगे, पहले पेपर 1 करेंगे। पेपर 1 मुश्किल है भाई, बहुत दिमाग लगता है पेपर 1 में, स्पेशली पीरियोडिसिटी में और ग्रुप 2 में और ग्रुप 17 वाले चैप्टर में। तो ये सामने रख के हैंड आउट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि साथ साथ याद हो जाए। लेकिन ट्राई करो कि इससे पहले ये रिएक्शंस याद हो जाए, लेकिन रिएक्शन अलग से याद करने बैठोगे ना तो बहुत मुश्किल होता है याद करना। पास पेपर्स के साथ साथ याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा याद करना, क्योंकि वो आइडिया मिल जाता है कि क्या चीज स्पेसिफिकली हमें याद रखनी है क्वेश्चन देख के। अच्छा, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर। हमें पता है कि सोडियम मेटल और पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, और ये वाटर के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। जैसे ओ लेवल में पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी हमारी, उसमें पोटेशियम और सोडियम दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इसी तरह अभी हम पीरियड 3 के मेटल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आता है। तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। अच्छा, कोल्ड वाटर केमिस्ट्री में, कोल्ड वाटर जो होता है ना, इट इज अ वाटर एट रूम टेम्परेचर। कोल्ड वाटर का मतलब बर्फ वाला पानी नहीं है, तो वाटर एट रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, सादा पानी। और जब किसी सोडियम मेटल को आप वाटर पे डालते हो, तो वो पहले ना वाटर के सरफेस पे मूव करता है, भागता है आगे पीछे, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे लिखी हुई है, मेल्टिंग इनटू अ बॉल ऑफ मोल्टेन मेटल। इतना विगरस रिएक्शन है कि इतनी हीट प्रोड्यूस्ड होती है कि वो मेटल फौरन मेल्ट कर जाएगा और सरफेस पे फ्लोट करता है। फ्लोट करने का क्या मतलब है? आगे पीछे भागेगा, सरफेस पे घूमेगा इधर उधर। और व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो बेसिकली पहले बनती है सोडियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम ऑक्साइड एक सॉल्युबल ऑक्साइड है, तो वो फौरन सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों पता होनी चाहिए। और फिर रिएक्ट होकर ज़ाहिर खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और जो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन पानी के अंदर, वो एल्कलाइन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और स्ट्रॉन्ग एल्कली का जो पीएच की वैल्यू होती है, वो हमारी 13 से 14 के बीच में होती है। तो थोड़ी सी पीएच की वैल्यूज भी याद करेंगे इसमें हम लोग। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है, इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो रिएक्ट तो वो भी करेगा, लेकिन इतना ज्यादा फास्ट नहीं करेगा जितना सोडियम करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, टेकिंग। अच्छा, अब मैग्नीशियम को अगर हमने ओ लेवल में स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया था, क्योंकि वो फिर फास्ट रिएक्शन होगा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट तो अगर हीट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर कोल्ड वाटर पे डालोगे तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा देर से रिएक्ट करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अच्छा, और ये भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, तो वो थोड़ा बहुत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। The solution is formed is very weak alkaline
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक एल्कली है, जिसका पीएच की वैल्यू जो है वो तकरीबन 11 के करीब होती है, ठीक है। लेकिन सोडियम डालने पे वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आपको फास्ट रिएक्शन करवाना है ये, तो फिर आप वाटर को हीट करके इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले लोगे। जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होगा तो ऑब्वियसली फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगी वो थोड़ा बहुत भी डिसॉल्व नहीं होगी पानी के अंदर, क्योंकि अगर पानी तो वाटर है ही नहीं ना, गैस फॉर्म है स्टीम, तो स्टीम तो वो टकरा के मैग्नीशियम के साथ जितना रिएक्ट होना है होगी, बाकी निकल जाएगी। तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का है। लेकिन अगर वाटर में डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो स्टीम के साथ फास्ट रिएक्शन है और कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन है ऐसा। तो स्टीम के साथ फास्ट होगा और वीक वाटर के साथ दिस इज अ वीक एल्किल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्किल। ये सारी बातें याद रखनी है, कहीं दिखेंगी क्वेश्चन में। मुआज मुझे जरा मैसेज कर देना अभी, रिमाइंडर डाल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छा, हैंडआउट्स गूगल क्लासरूम पे तो सब हो ना? गूगल क्लासरूम पे भी सारे हैंडआउट्स अपलोडेड हैं। मैं ग्रुप पे भेज नहीं रहा हूँ किसी को, मतलब जो कभी कभार मुझे याद आ जाता है तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन मैंने एक जगह पे कंपाइल करके डाल दिए हैं। आप गूगल क्लासरूम पे एएस केमिस्ट्री के जो रिसोर्सेज हैं उस पे से आपको सारे हैंडआउट्स और पास पेपर्स मिल जाते हैं। तो आई वाज होपिंग कि आप वहां से अप्रोच कर रहे हो सारी चीजें। ठीक है, अगर किसी को अभी नहीं पता कि ये कहाँ पे अपलोडेड है तो मुझसे पूछ लेना मैसेज करके। अभी ये क्रैश कर रही है मेरे पास गूगल क्लासरूम, खुल नहीं रही। चलें आगे बढ़े। अच्छा, इन हैंडआउट्स के साथ ना कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ताकि आपको रिएक्शन याद हो जाए। जैसे ग्रुप 1 मेटल लिथियम है, जैसे सोडियम बिहेव कर रहा है। अब हमने तो पीरियड 3 का ट्रेंड पढ़ा है ना, लेकिन पीरियड 3 में हमारे पास सोडियम भी आ रहा है। सोडियम के जो रिएक्शंस है वो बाकी ग्रुप 1 के मेटल्स के भी होंगे, पोटेशियम के भी वैसे ही होंगे, लिथियम के भी वैसे ही होंगे। तो in group 1 metal, lithium reacts in a similar way to sodium. It reacts with oxygen producing lithium oxide. That a balanced equation including state symbol for this reaction. भैया आपने सोडियम का पढ़ लिया ना, तो ग्रुप 1 के बाकी जितने भी मेटल्स हैं, अब लिथियम है या पोटेशियम है, तो सबका सेम ही रिएक्शन होना है ना। इसमें लिथियम ऑक्साइड बननी है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना रहा था। तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना। आसान आसान से बस आपके जो ऊपर रिएक्शंस बताए ना, वो रिएक्शन याद कराने के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चाहो तो चेक करवा लेना अगर नहीं समझ आए। जैसे पार्ट बी का पार्ट 2 है, कैल्शियम फॉर्म व्हेन 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम रिएक्ट द सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब हमने कैल्शियम तो पीरियड 3 में आता नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम के नीचे ही कैल्शियम होता है ना, तो जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वही कैल्शियम का भी है। कह रहे वाटर is more alkaline than the solution formed when 0.01 mole of magnesium react completely with 1 decimeter cube of water. अब देखो, इस क्वेश्चन में आधी इंफॉर्मेशन तो पीरियड 2 में है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को और से देखूं तो ये मुझे क्वेश्चन ना एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। वो क्या है? देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। उसमें वो कह रहा है कि जब हमने कैल्शियम को सेम मोल्स ऑफ कैल्शियम 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। यह हमें याद होना चाहिए। और मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम के लिए पढ़ा है ना, तो जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो कैल्शियम का भी है। और मैग्नीशियम को वाटर में डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है, स्टीम के साथ ये फास्ट होता है। लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कैल्शियम रिएक्ट हुआ है ना, तो जो सोल्यूशन बना है इट इज मोर अल्कलाइन, वेयरएज मैग्नीशियम के साथ इट इज लेस अल्कलाइन। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं ग्रुप 2 को देखूं तो ग्रुप 2 में हमारे पास पहला मेटल है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम डाउन द ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये बात हम लोग आगे ग्रुप 2 के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में।
रीजन उसका एएस में भी नहीं पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चंस बार करना जरूर, ताकि इसमें क्वेश्चन निकलेगा तो फिर पूछोगे तो चीजें समझ आएंगे। यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन खत्म हुए ना मेटल्स के वाटर के साथ, उसके बाद यहाँ पे अब आप खुद समझ जाओगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आ गया अचानक, तो ये ऑर्गेनिक का जो है ना थोड़ा सा पार्ट इसमें अटैच्ड हो गया है, तो ये छोड़ देना एक पेज, और हाँ आई थिंक 1.5 पेज जो है ना वो ऑर्गेनिक का अटैच्ड हुआ हुआ है इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल है। जैसे ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड तो अच्छी खासी पूरी सॉल्युबल होती है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग एल्केली है। स्ट्रॉन्ग एल्केली मतलब इसके जो पीएच की वैल्यू है वो 13 से 14 के बीच में होगी डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशंस। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल। ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये फिर हम ग्रुप 2 में डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्रुप 2 का एक अलग चैप्टर है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर जो सोल्यूशन बनाएगा ना वो वीक एल्कलाइन होगा, और सोडियम ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा। वीक एल्कली मतलब इसका पीएच की वैल्यू जो है वो 11 के करीब या 13 के करीब इनके बीच में समझ लो, मतलब पीछे 13 से। अच्छा, ओ लेवल में हम लोग क्या पढ़ते थे कि ओनली ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल, ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है लेकिन दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, ये याद रखनी है बात जब भी ये वीक एल्कली बना रही है। अच्छा, magnesium oxide and magnesium hydroxide are commonly used in indigestion remedies. These basic compound neutralizes excess acid in the stomach, relieving the pain. वो जो आपका सिट्रो सोडा वगैरह होता है वो बेसिकली यही होता है, एल्कली होता है, स्टमक में एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एग्जिस्ट करता है, और किसी वजह से अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, और स्ट्रॉन्ग एल्कली कोरोसिव होता है, वो आपकी स्टमक लाइनिंग ही जला देगा पूरी। तो इसलिए हम लोग वीक एल्कली या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड टैबलेट्स लेते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, बचपन से देखते आए हो, कोई खास बात नहीं है इसमें, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। On the other hand, aluminum oxide does not react or dissolve into water. Aluminum oxide ने वाटर में डिसॉल्व नहीं होना है, और उसका रीजन क्या है? अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो नॉन पोरस होती है। अगर मैं एल्यूमिनियम मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम मेटल वाटर के साथ, वाटर को हमने इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेना पड़ता है तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। लेकिन कब? जब एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर से आप ऑक्साइड लेयर को हटा दो, ठीक है, ऑक्साइड लेयर रिमूव कर दो। लेकिन अगर अभी हम एल्यूमिनियम मेटल की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम मेटल प्रोटेक्टेड किस वजह से? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वो नॉन पोरस है। अब एक चीज नॉन पोरस है, उससे जब पानी आके टकरा रहा है तो पानी उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता ना, उस ऑक्साइड लेयर को वो डिसॉल्व कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है, सही है। और यही रीजन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम मेटल को क्रोजन से भी बचाता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में हमें ये भी पता है कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? जो कि एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों की तरह बिहेव करे। मतलब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एसिड डालोगे तो वो एज अ बेस काम करना शुरू कर देगा, और जब उसमें एल्कली डालोगे तो वो एज एन एसिड काम करना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिडिक और एल्कलाइन दोनों नेचर रखता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर बनाएगा। देखो ये इक्वेशन ना बहुत पूछता है, इक्वेशन आप एग्जाम में बैठ के बना तो लोगे, इसको लेवल से बनाते आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग में अक्सर ना फंस जाते हैं। तो याद अगर कर लो इस इक्वेशन को तो बेस्ट है, वैसे एज इट इज लिख देना।
और एल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट। अब ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी डिफरेंट लिखी हुई है, इसमें हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, मैं लिख देता हूँ बल्कि, जिसे सोडियम टेट्रा, टेट्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि OH के साथ फोर लगा हुआ है, OH को हम हाइड्रोक्सो कहते हैं जब आयनिक कंपाउंड में OH आ जाता है। और एल्यूमिनेट ये नीचे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ना इसके अंदर, when aluminum oxide react with acid it behaves like a base, it forms a salt aluminum sulfate। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो सॉल्ट है वो तो बड़ा सिंपल सा सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट। लेकिन जब ये अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा ना तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, या इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कह रहे होते हैं अक्सर। उसका रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद रखना, क्योंकि इसमें देखो वाटर जो है ना वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो छोड़ दो, बस याद होनी चाहिए ये इक्वेशन के 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड reacting with 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। सही है, तो ये इक्वेशन रटा लगानी है, ये आप बना लोगे खुद ही, ये पहली वाली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली इक्वेशन याद करना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद रखो तो ज्यादा बेटर। चलें आगे। फिर आ जाती है एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड या सिलिका, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब इसका जो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वाटर अगेन कैन नॉट पेनिट्रेट सिलिका। अच्छा, ये क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है इसलिए ये भी एसिडिक है, और जो ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये एसिडिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अभी एसिडिक ऑक्साइड है तो ये अल्कली के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये जो सॉल्ट बन रहा है जैसे सोडियम सिलिकेट और साथ में बनेगा वाटर। ये इक्वेशन भी बनाने के लिए आती है, एज इट इज आ जाती है, सिलिका की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इक्वेशन बना दो, या ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्या कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना दो। तो ये इक्वेशन इसी तरह से आपको याद करनी है, पोटेशियम सिलिकेट SiO3 ये बनेगा। ठीक है, सिलिका जो है वो एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है, इसे अल्कली के साथ रिएक्ट करती है। अगेन इसके बाद जो है ना थोड़ा सा पार्ट ये ऑर्गेनिक का आ गया है, बस इसको इग्नोर कर देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमारी बात हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सारी ऑक्साइड्स में आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारी बात हो गई है कि कौन सी बेसिक है, कौन सी एम्फोटेरिक है, कौन सी एसिडिक है, कौन सी जाइंट कोवलेंट है, कौन सी जाइंट आयोनिक है, और कौन सी सिंपल कोवलेंट है, और ये एज अल्कली बिहेव करती हैं, ये बात हमारी हो गई। फिर क्लोराइड्स के हमने रिएक्शन देख लिए, क्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब ये चाहो तो ये हैंड आउट ना खुद से भी पढ़ सकते हो आगे, कोई इसमें कोई इतनी खास डिफरेंट चीजें नहीं है, बस ये जो इक्वेशंस आ रही है ना ये इक्वेशन रटनी है। जैसे क्लोराइड्स के बारे में ये टेबल जो गिवन है, क्लोराइड बनाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक बार निकाल, बल्कि ये तो निकाल भी लोगे बैठ के एग्जाम में, याद करने की तो जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। सोडियम क्लोराइड हमें पता है सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको पानी में डालते हैं तो आयनाइज हो जाता है, बचपन से पढ़ते हैं कोई मसला नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको पानी में डालोगे वो भी आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, और आयनाइजेशन बेसिकली क्या है, आयनाइज तो ये ऑलरेडी आयंस तो इसमें है, हम इसको कहते हैं डिसॉल्व हो गया। और डिसॉल्व क्यों है, क्योंकि वाटर जो है वो एक डायपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, वाटर में अपने डायपोल्स होते हैं,
ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप सोडियम क्लोराइड को डालोगे इसमें, तो ऑक्सीजन, बहुत सारे और वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को सराउंड कर लेंगे और वो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करते हैं, सोडियम आयन को अपने साथ उठा के ले जाएंगे। इसी तरह जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन को उठा के ले जाएंगे। ये बात बस ये याद रखना कि जब भी कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयन डाइपोल बॉन्ड्स। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, आयन डाइपोल बॉन्ड्स। क्योंकि रिसेंटली इस पे एक एमसीक्यू आया हुआ है, तो दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में पता है, Al2Cl6 बनता है, डेटिव बॉन्डिंग होती है, ये सिंपल कोवेलेंट है। सिंपल कोवेलेंट है तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से ना हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब ये चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ी से और रिएक्शंस हैं, उसके बाद जो है वो पास्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में उसके। लेकिन एक बार ट्राई करना कि हैंडआउट के शॉर्ट समरी बना लो और जितना याद हो सकता है याद कर लेना, बाकी क्वेश्चंस करते करते याद करेंगे और उसके बाद जो रह जाएगा फिर वो बाद में बैठ के याद कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, ना जा सकते हो अभी आप लोग। लास्ट